अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। दिल्ली की जनता केजरीवाल से बहुत 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 खुश थी। हमारा सीएम ग्रेट बंदा है। आज गुरूर टूटा है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? घोटाला तो इन्होंने खुद किया है, पैसे तो बीजेपी ने खाए हैं। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनसे अच्छा मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं मिल सकता। भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। This is all on only one agenda to try to stop the free work of opposition party in this general election. This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. पिछले कुछ सालों में ईडी के ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस जांच एजेंसी को सीबीआई और एनआईए से ज्यादा ताकतवर माना गया है। ईडी के शिकंजे में आए 85% नेता विपक्ष के ही होते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले ईडी की कहानी। वो कैसे इतनी ताकतवर बनी और ईडी को लेकर क्यों इतने बेचैन रहते हैं विपक्षी नेता। एक छोटी सी यूनिट बनी देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी। आजादी के बाद के कुछ सालों में विदेशों में चल रहे स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करने वाले लोगों के ऊपर जांच की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए देश के आजादी के समय एक कानून था जिसका नाम था FERA एक्ट 1947। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। साल 1956 में देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उस दौरान आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अलग यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा। इस यूनिट का नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। एक साल बाद सन 1957 में इस यूनिट की शुरुआत हुई। दिल्ली में इसका ऑफिस खोला गया और एक लीगल ऑफिसर को इसका कर्ता धर्ता बना दिया गया। ये इस यूनिट के डायरेक्टर थे। इसके बाद आरबीआई के एक अन्य अधिकारी को इस डायरेक्टर का असिस्टेंट बना दिया गया और साथ ही इंस्पेक्टर रैंक के 3 पुलिस अफसर भी इस यूनिट में शामिल किए गए। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में इस इन्फोर्समेंट यूनिट की 3 शाखाएं भी खोली गईं, क्योंकि उस वक्त इन्हीं 3 जगह पर स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। इसके बाद इस संस्था का नाम इन्फोर्समेंट यूनिट की जगह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी रख दिया गया। साल 1960 में ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामलों के विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दे दिया गया। कुछ ही वक्त बाद 1947 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निरस्त हो गया और उसकी जगह सन 1973 के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने ले ली। माने FERA 1947 की जगह FERA 1973 हो गया। इसी नए कानून के तहत ईडी अब काम करने लगा। सन 1973 से लेकर सन 1977 तक ईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का प्रशासनिक नियंत्रण भी रहा। ईडी ने कई बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामले हैंडल किए। मसलन महारानी गायत्री देवी, जयललिता, टीटीवी दिनाकरण, हेमा मालिनी, विजय माल्या, रिलायंस के प्रतिद्वंदी आरके ग्रुप और बीसीसीएल के चेयरमैन अशोक जैन से जुड़े मामलों में FERA कानून के उल्लंघन के आरोप में ईडी ने जांच की। फेरा के तहत ईडी को बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या फिर उसके ऑफिस में घुसने का अधिकार था। इतना ही नहीं, ईडी पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप भी लगा। 90 के दशक तक ईडी का ज्यादातर डर उद्योगपतियों के बीच ही रहा। साल 2000 में FERA को इसके बहुत ज्यादा सख्त होने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसकी जगह आए FEMA कानून के तहत विदेशी मुद्राओं से जुड़े अपराधों को सिविल ऑफेंस में बदल दिया गया। इसके चलते अब ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर हिरासत में नहीं रख सकती थी। साल 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इस दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA संसद में पेश किया गया। 2004 में कांग्रेस के अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। 1 जुलाई 2005 को यूपीए सरकार ने अटल सरकार के समय बने PMLA कानून को लागू कर दिया गया। फिर यूपीए सरकार ने ही 2012 में PMLA अधिनियम लाकर इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा बढ़ाया। इसमें धन छुपाने, अधिग्रहण और धन के आपराधिक कामों में इस्तेमाल को शामिल किया गया। इस संशोधन की बदौलत ईडी को कुछ और विशेष अधिकार मिले। मसलन PMLA ईडी को राजनीतिक घोटालों पर कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसके बाद विदेशों में शरण ले लेने वाले आर्थिक मामलों के अपराधियों की तादाद बढ़ी, तो इससे निपटने के लिए बीजेपी के अगुवाई वाली NDA सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियम FEOA पास कर दिया। इस कानून के तहत कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी ईडी के पास आ गई। अब मामला ईडी के हाथ में कब जाता है? जब किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम गलत तरीके से कमाने का मामला थाने में दर्ज होता है, तब पुलिस ये जानकारी
ईडी को देती है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई मामला स्वतः ईडी के संज्ञान में आए तो ईडी पुलिस से एफआईआर की चार्जशीट की कॉपी मांग सकती है। इसके बाद ईडी यह देखती है कि कहीं ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है। अब सीबीआई और एनआईए से ज्यादा पावरफुल ईडी है। 2020 का वो किस्सा याद कीजिए जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को बिना परमिशन अपने यहाँ घुसने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में बिना परमिशन घुसने की अनुमति नहीं है, और अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो उन्हें पहले उस राज्य से परमिशन लेनी होगी। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही हो तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है और पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेना होता है। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा सिर्फ आतंक से जुड़े मामलों तक ही सीमित है। इन दोनों के उलट ईडी केंद्र सरकार की इकलौती जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने एवं उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार के अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ईडी कहीं भी छापा मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है, जैसे मकान हो गया, होटल हो गया, तो उसको खाली नहीं कराया जा सकता। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उसे जमानत भी मिलना बेहद मुश्किल होता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की कोर्ट में कोई भी अहमियत नहीं होती। 18 साल में 148 नेता ईडी के शिकंजे में, जिसमें से 85% तो विपक्षी नेता हैं। साल 2022 में इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि पिछले 18 सालों में ईडी ने 147 प्रमुख राजनेताओं पर जांच की। वहीं 2014 के बाद एनडीए शासन के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 विपक्षी नेता थे। यानी इस दौरान 95% कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर हुई। यूपीए शासन यानी 2004 से 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की। इनमें विपक्ष के 14 यानी करीब 54% नेता शामिल थे। ईडी ने करीब 6000 केस दर्ज किए, सजा 0.4% में हुई। विपक्षी दलों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में डेटा जारी किया था। ईडी के मुताबिक पीएमएलए कानून आने के बाद 31 जनवरी 2023 तक 5906 केस दर्ज किए गए। इनमें से सिर्फ 2.98% यानी 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए। इन केसों में से 1142 केसों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 25 केसों में ट्रायल पूरा हो चुका है, जिनमें से 24 आरोपी को दोषी ठहराया जा चुका है और एक को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन 24 केसों में से 45 आरोपी दोषी पाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी ईडी की पूरी कहानी। अगर आपको इस पर कोई भी टिप्पणी करना है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, हम इस चैनल पर ऐसी जानकारी वाली वीडियोस लगातार लाते रहते हैं, तो मेक श्योर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमें एक प्रेरणा मिल सके कि हम और ऐसे कंटेंट, रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लाते रहें। फिलहाल आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमने कुछ वीडियोस तैयार किए हैं जो जेनजी जनरेशन से रिलेटेड है, जो आजकल के जनरेशन ये हुकअप कल्चर, ब्रेकअप, पैचअप, इन सब में आकर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है, मेरा विचार क्या है और डेटा क्या कहता है, तो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो मेक श्योर दैट आप ये वीडियो जरूर देखेंगे। और उसी के साथ में जो एप्पल इकोसिस्टम का आईफोन वाला कल्चर है, उसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप ये दोनों वीडियो देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे इन्हीं दोनों वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।